हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन में आज का वीडियो कक्षा 12 के भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों के नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा 12वीं क्लास में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो पहली इसकी श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी। अब इन लाइमन श्रेणी की कुछ विशेषताएं। इन रेखाओं को सबसे पहले लाइमन ने सन 1916 में प्राप्त किया था। इनकी तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है। क्योंकि पहली श्रेणी है तो सूत्र तो एक ही है। अभी आपको एक खास बात ये समझनी है कि अगर पहली श्रेणी है तो जहाँ पर ये हमने पेन रखा हुआ है 1 स्क्वायर, दूसरी श्रेणी आएगी तो 2 स्क्वायर, और इसी तरह से तीसरी श्रेणी आएगी तो 3 स्क्वायर, चौथी श्रेणी आएगी तो 4 स्क्वायर, और पांचवी तो 5 स्क्वायर। सूत्र वही रहता है, श्रेणी की संख्या के हिसाब से यहाँ संख्या बदलती, बाकी वही रहता है। और जहाँ ये n लिखा हुआ है तो ये 2 आया है, एक यहाँ तो 2 यहाँ। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 से शुरू होगा। अगर इस स्थान पर 4 आया तो ये 5 से शुरू होगा। 5 आएगा तो ये 6 से शुरू होगा n बराबर। ये बात बहुत ही कॉमन है जो आपको याद करने में बहुत ही मदद देगी। इनकी तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है। 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और ये किरणें कहाँ मिलती हैं? जो लाइमन श्रेणी की किरणें हैं ये पराबैंगनी भाग में मिलती हैं, प्रकाश के पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। दूसरी श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। इन रेखाओं को सबसे पहले बामर ने सन 1885 में प्राप्त किया था। इसकी तरंग दैर्घ्य को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। वो सूत्र है 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 आया तो यहाँ n बराबर 3 4, इस तरह से। और ये कहाँ मिलती हैं? ये दृश्य भाग में मिलती हैं, प्रकाश के दृश्य भाग में। प्रकाश के कई भाग होते हैं, जो भी सूर्य से प्रकाश या अन्य स्थानों से प्राप्त मिलता है उसके कई भाग होते हैं। तीसरी श्रेणी आई पाश्चन श्रेणी। इनकी तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है। वो क्या है? 1/λ बराबर r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n बराबर 4 5 6, इस तरह से। तो डियर लर्नर्स, हमने आपको बताया कि इन स्थानों पर जो भी श्रेणी आएगी वही स्क्वायर होगा, और n बराबर उस श्रेणी से आगे के अंक n स्क्वायर की जगह पर सबमिट किए जाएंगे। और ये जो पाश्चन श्रेणी है ये अवरक्त भाग से प्राप्त होती है। आगे ब्रैकेट श्रेणी। इनकी तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। याद करना बहुत आसान है, वही तरीका। 1/λ बराबर r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और ये भी अवरक्त भाग से प्राप्त होती हैं, जहाँ क्योंकि यहाँ 4 स्क्वायर तो यहाँ 5 6 7, इस तरह से। अगली श्रेणी है फुंड श्रेणी। ये भी अवरक्त भाग से प्राप्त होती हैं। तो 3 श्रेणियाँ जो 3 4 5 हैं ये लगातार अवरक्त से। पहली श्रेणी जो आपको प्राप्त हुई वो पराबैंगनी भाग से, और दूसरी श्रेणी दृश्य भाग से, तीसरी चौथी पांचवी ये श्रेणी अवरक्त भाग से प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, हम यहाँ उसको बनाना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं।
आप उसको भी देख लीजिए, समझ में तुरंत आ जाएगा ये पढ़ने के बाद। फुंड श्रेणी ये भी अवरक्त भाग से प्राप्त होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है। 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n बराबर 6, 7, 8। r क्या होता है 1.097 × 10⁻⁻7 प्रति मीटर, और ये r क्या है रिडबर्ग नियतांक इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे रिडबर्ग नियतांक, और इसका वैल्यू 1.097 × 10⁻7 होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह आपको मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को तो आपको छोड़ना नहीं है। जो नाभिकीय कुछ चैप्टर हैं फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री के हैं, तो ये आप लर्न करिए, बहुत ही आवश्यक है। और ये दोनों जगह आपको काम आएंगे। अगर एक जगह नहीं आता है तो दूसरी जगह आएगा। तो पहला अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमियां भी बताइए। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। आजकल तो तमाम मॉडल आ चुके हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके केंद्र में बहुत ही छोटे भाग में स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब क्या हुआ, परमाणु के नाभिक में जो द्रव्यमान और जो उसका समस्त आवेश है वो नाभिक में उपस्थित रहता है, ये इसका मतलब है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। समस्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब परमाणु उदासीन होता है तो दोनों की संख्या बराबर होती है, ये कहने का मतलब। तीसरा क्या बात उन्होंने निकाली, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, बल्कि वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। आज कुछ कमियां भी इसमें हैं, वो भी पढ़ लेते हैं आप लोग, लेकिन ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका अल्फा प्रकीर्णन जो है वो भी, कि कैसे पता चला कि भाग खोखला है कि क्या हुआ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस मॉडल की कमियां, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो नियम आपने बताए, परमाणु का स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम, इनकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नाभिकीय संलयन क्या है, प्रकृति में इसका एक उदाहरण दीजिए। दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसके विपरीत नाभिकीय विखंडन होता है। उसको भी आप, वो भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, उसको भी आप पढ़ लीजिए अलग से। उदाहरण में हम देंगे इस तरह से 1s2 इज इक्वल टू 1s3 प्लस 1ha1 प्लस 4.0 MeV ऊर्जा। MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। अब पूछा गया था प्रकृति में उदाहरण क्या है। प्रकृति में इसका एक उदाहरण सूर्य पर चलने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तो डियर लर्नर्स, ये परीक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन अपने चैनल में वीडियोस के माध्यम से आप छोटे विद्वानों को समर्पित है। आप इसका उपयोग करें। अब इसमें तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए, लिखते हुए पढ़िए, और इस तरह से आप अच्छे अंक पा सकते हैं। अभी और
एग्ज़ाम सीरीज़ जारी है। आप लोग अपनी पुस्तकों की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से, वीडियोस की मदद से अच्छे से अच्छी तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। शुभ आशीष।